प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 14वीं कड़ी। आज की कड़ी में आप सुनेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे हैं डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, श्री चंद्रमणि शर्मा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में शोधकर्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं मुनीश शर्मा। आने वाला कल के सभी श्रोताओं को मेरा यानी मुनीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपके साथ सफर रहा हमारा लगभग 13 एपिसोड तक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आपने जो रुचि दिखाई, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और अपनी राय से हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हम वो सिलसिला शुरू करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम की जो परिकल्पना है, चूंकि वो विज्ञान प्रसार प्रभाग की है, तो हमने आमंत्रित किया है अपने यहाँ स्टूडियो में निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और हमारे साथ हैं विज्ञान प्रसार से ही वैज्ञानिक श्री बी.के. त्यागी जी। धन्यवाद मुनीश जी, आपका स्वागत है। और विशेषज्ञ के तौर पर आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चंद्रमणि शर्मा जी को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश जी। डॉक्टर पराशर, अगर हम बात करें इन दिनों की, खासकर जब हमने अभी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो आकाशवाणी की ओर से भी विभिन्न प्रस्तुतियां की जा रही हैं। सभी विभाग अपनी अपनी ओर से योगदान करके जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आजादी के उस सफर में क्या योगदान उनके क्षेत्र का रहा। तो विज्ञान प्रसार की जब हम बात करें, तो क्या पहल आपकी तरफ से हुई है लोगों को जागरूक करने के लिए, कुछ परिचय देने के लिए, जिन बातों से हम अभी तक शायद अनभिज्ञ थे? जी, आपने बहुत सामयिक प्रश्न किया। हम सब जानते हैं कि हम भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं और पूरे वर्ष भर के अंदर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, कुछ जगह इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं, कुल मिलाकर हम सब इस महोत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त शासी संस्थान है विज्ञान प्रसार, जो गत 32 वर्षों से देश की विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण और उसके प्रसार में निरंतर सेवारत है जी। और ऐसे समय में जब हम देश के जन जन तक, जनमानस तक विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण की बात कर रहे हैं, तो ये और सामयिक और उपयुक्त और बहुत रेलेवेंट बन जाता है कि विज्ञान प्रसार उन सारे विज्ञान के क्रांतिकारियों का स्मरण करें जिनकी बदौलत सन 47 से और अब तक जो विज्ञान का ढांचा तैयार हो सका, उनके त्याग, बलिदान और योगदान की बात करें। बहुत सारे जो हमारे लोग थे जो जेल गए, पर क्या कभी हमने ये सोचा या जानने की कोशिश करी कि विज्ञान और वैज्ञानिकों और विज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे संस्थान जो उस वक्त, उस समय में जब हम सबको प्रताड़ित किया जाता था और ये समझा जाता था कि हम भारतीय विज्ञान को पढ़ने लिखने योग्य नहीं है, तो उस समय हमारे उन शीर्षस्थ वैज्ञानिकों ने एक विज्ञान क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़ के हिस्सा लिया। उन्हीं की बदौलत आज हम अपने विज्ञान को इतना समृद्ध कर पाएँ, तो उनको याद करने का हमने प्रयास किया, जिसके अंदर हमारी चेष्टा होगी कि हम छोटी छोटी फिल्में, छोटे छोटे वेबिनार, एक मेगा कॉन्फ्रेंसेस तमाम उन लोगों तक पहुंचा सकें, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग भाषाओं में। निस्संदेह डॉक्टर पराशर, बहुत ही सराहनीय पहल है ये। और अगर ऐसे कुछ नाम आपके जहन में आए, हमारे साथ आप साझा करें। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अनसंग हीरोज। तो हम सब जानते हैं, टाटा स्टील को आज जानते हैं, उसकी जो नींव थी उसको वहाँ जमशेदपुर में क्यों स्थापित किया गया, तो वहाँ एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रमथनाथ बोस। इसी तरह से हम सब जानते हैं सर सी.वी. रमन को, हम सब जानते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बसु को, हम सब जानते हैं सत्येंद्र नाथ बोस को, पर क्या कभी हमने ये जानने की चेष्टा करी कि बंगाल केमिकल्स के नाम की जो बहुत बड़ी मशहूर कंपनी जिसको स्थापित किया वो थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्होंने उस वक्त देश के अंदर
पूरे मेटलर्जी के लिए जो आवश्यक सल्फ्यूरिक एसिड था, जिसको अब बाहर से आयात होता था, उस आयात को बंद करके उसको उन्होंने देश में ही विकसित किया। ऐसे बहुत सारे तमाम और लोग थे जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। अब उधर लाहौर के अंदर रुचिराम साहनी थे, पुणे के अंदर आघरकर थे, कांच वैज्ञानी हमारे आत्माराम थे। ऐसे तमाम बहुत सारे नाम हैं, अगर उनके नाम लेने का काम शुरू किया जाए तो उसका कोई अंत नहीं होगा। तो इन सब को स्मरण करते हुए इन सब के बलिदान, त्याग, योगदान के बारे में हम सब प्रयास करेंगे कि अलग अलग तरीक़ों से हम जनमानस तक इसको ले जा सकें। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी, यही हमारा ऑफरिंग होगी विज्ञान प्रसार की भारतवर्ष के लिए। मैं नहीं समझता कि अभी तक किसी का ध्यान इस ओर गया हो, और आम जनता तक ये जानकारी पहुंचना बेहद ज़रूरी है, जिनके प्रयासों की बदौलत आज भारत विज्ञान में इस मकाम पर है। उनके योगदान का जिक्र निस्संदेह होना ही चाहिए। इसमें एक एस्पेक्ट और था कि अगर हम आज़ादी के मूवमेंट को देखें कि जो जनमानस में जो आर्थिक, सामाजिक और कहें कि जो राजनीतिक जो चेतना आई थी, उसके पीछे भी साइंस का एक बहुत बड़ा, यानी जिसको हम वैज्ञानिक सोच कहते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। तो वो उस एस्पेक्ट को भी हमने इस आज़ादी के महोत्सव में पेश करने की कोशिश करी है कि वो कौन लोग थे जो विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उस वक़्त हमारे पास संसाधन भी नहीं थे, तब भी किस तरीके से जनमानस में एक वैज्ञानिक चेतना और जो विज्ञान हो रहा है उसके बारे में बताया। एक एग्जाम्पल उसमें कहा जाता है कि पंजाब में अगर आज ये इक्विपमेंट और केमिकल बनाने के या जो लैब बनाने के जो इक्विपमेंट है उनका अगर एक मार्केट है बहुत बड़ा, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो कहीं श्रेय जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, रुचिराम साहनी को जाना चाहिए, हरगुलाल को जाना चाहिए, जो प्रारंभिक लोग थे जिन्होंने किस तरीके से हमारे स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया जाए और प्रयोग किए जाएं, तो वो सारा काम उन लोगों ने किया। तो उनको भी एक याद करने का हमें मौका मिल रहा है। बहुत ही सराहनीय पहले, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता ये जानकारी लेंगे और आपस में चर्चा के माध्यम से उन लोगों के बारे में जानकारी का प्रसार इसी तरह से होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारी ये जो यात्रा थी, जिसमें आप बहुत ही बढ़ चढ़कर रुचि के साथ हिस्सा ले रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विषय में जानने की दिशा में, लेकिन कुछ ऐसे अप्रिय कारण रहे जिनसे आप परिचित हैं। महामारी का प्रकोप निस्संदेह उनमें सबसे प्रधान कारण ये रहा, और आज ये एक संयोग है कि हमारे साथ जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, विशेषज्ञता उनकी जो है, यदि कहा जाए उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। तो क्यों ना आपसे ये जाना जाए शर्मा जी कि कोविड का ये जो परिदृश्य था, ये जो महामारी जिसकी वजह से श्रोताओं और हम में भी ये दूरी पैदा हो गई कुछ समय के लिए, उस दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह मददगार हो सकती है इसके निराकरण में, उपचार में, पहचान में, इस विषय में आप कृपया बताइए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या बाकी दिन प्रतिदिन के हमारे क्रियाकलापों से जुड़े हुए हों। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान, और अगर जो रोगों का सही उपचार नहीं हो तो वो किस तरीके से भयावह हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी बहुत कुछ सहायता कर सकता है। आजकल रोगों का जो निदान है, जो उनका सही जो आकलन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसमें डिफरेंट तरीके के जो मेडिकल सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप की इमेजरी हो, उनके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स ये बता सकते हैं, और उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग जितनी एक्यूरेसी के साथ में एक ह्यूमन एक्सपर्ट या एक डॉक्टर बताएगा, उसी तरीके की उनकी भी एक्सपर्टीज होती है। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि महामारी की वजह से एक्सपर्ट्स और चिकित्सकीय जो सुविधाएं थी और वो बहुत मतलब जो अवेलेबल थी और जितना जरूरत थी उसमें एक बहुत बड़ा अंतर था। तो उन सब चीज़ों को हर कोई बेड की तलाश में था, हर कोई ये सोच रहा था कि मुझे वेंटिलेटर मिल जाए, लेकिन हर किसी को वो उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े, और उसका जो प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग या प्रोग्नोसिस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स कर सकते हैं। लाइक आपने कोई चेस्ट का एक्सरे कराया और उसके बेसिस पे कि वो आपको कोविड है नहीं है, निमोनिया है या कोविड है, इस अंतर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स बता सकते हैं।
जो हमने पहली लहर देखी, उसके बाद दूसरी लहर, अभी जो तीसरी लहर है, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उसका फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, क्योंकि जो एक आम व्यक्ति है उसके जनमानस में ये सवाल बार बार उठता है कि ये पहली लहर थी जो हमने झेली, दूसरी थी, ठीक है, लेकिन तीसरी भी होगी, इस विषय में कोई कैसे कह सकता है? तो वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि ये शायद न्यूज चैनल के लोग हैं, इनकी ये कोई शायद चाल है, इनको ये कैसे पता है कि आएगी, तो क्या इसको कोई बैठ कर के फैला रहा है, या इस प्रकार की बहुत अप्रिय आशंकाएं होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, शायद वो आप बेहतर बता पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो इमेजिनेशन या किसी रफ अनुमान पे काम नहीं करता है, वो पूरी तरीके से डेटा पे काम करता है। उसके बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स और मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, तो उसी के बेसिस पे जो प्रिडिक्शन होता है वही वहाँ पे दिखता है। और बहुत सारे केसेस में वो डिपेंड करेगा कि आपके पास डेटा कितना बेहतर है, तो उसके बेसिस पे आप एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एक अनुमान आप लगा सकते हैं। और जो सेकेंड वेव का जो प्रिडिक्शन था, वो काफ़ी हद तक बहुत सारे अनुसंधान के जो बड़े बड़े अनुसंधान करता है, उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो काफ़ी हद तक सही थी कि इस टाइम पे ये पीक होगा, उसके बाद ये ढलान की तरफ जाएगा। तो मोटे तौर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक जैसे अगर जो हम इंडिया की बात करें तो उसमें पर 1000 पॉपुलेशन पे जो अवेलेबल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, वो बहुत कम है। और रूरल इंडिया, जो हमारे गांव देहात के क्षेत्र हैं, उनमें वो स्थिति ऐसी है कि वो एक्सेस नहीं कर सकते एक्सपर्ट्स को। तो क्योंकि सूचना और दूरसंचार क्रांति हर जगह है, उसके बेसिस पे हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बट उनको असिस्ट कर सकते हैं। और एक एक्सपर्ट जहाँ पे 100 लोगों को देख पाएगा, वो उनकी मदद से 500 लोगों को देख सकता है। तो ये एक आने वाले समय में काफी क्रांतिकारी साबित होगा। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक के हमारे एपिसोड बहुत ध्यान से सुने तो आपको जरूर याद होगा कि हमने उसमें जिन विषयों को छुआ और आपने जिनमें रुचि ली, उनमें एक था कृत्रिम बुद्धि और प्राकृतिक भाषा संसाधन, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी विशेषज्ञ प्रणाली और कृत्रिम बुद्धि। इसी तरह विजन सिस्टम और हमारी जो आवाज है, स्पीच रिकॉग्निशन, लिखावट की जो पहचान है, यानी राइटिंग रिकॉग्निशन। तो इस प्रकार के जो विषय थे, आइए हम जाने अपने मेहमानों से कि ये किस तरह से तय किए गए, इनकी जो परिकल्पना है कि इन विषयों के बारे में हम अवगत कराएं, और जिनमें आम जन की रुचि भी थी, ये तो हम सब ने देखा। तो ये कैसे तय किया, उसकी प्रक्रिया क्या थी? मनीष जी, ये एक्चुअली एक पूरा एक गहन मंथन इसके ऊपर हुआ था, जिसमें कि जो भी हम जब एक किसी भी कार्यक्रम की परिकल्पना करते हैं तो उसमें हार्डकोर वैज्ञानिक के हिसाब से क्या चीज़ जानी चाहिए, एक जो संचारक है उसके हिसाब से क्या चीज़ जानी चाहिए और कैसे जानी चाहिए, और जो सुनने वाला है उसके करंट सिचुएशन को देखते हुए उसमें किस तरह की चीज़ों को कहाँ तक शामिल किया जाए, वो सब इसमें शामिल किया गया था। आप देखेंगे कि जो पूरी परिकल्पना है इसमें 5 या 6 सेगमेंट्स हैं। तो पहले सेगमेंट में हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम कहते हैं, वो है क्या, और आज हमें हमारे जाने अनजाने हम कितनी जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे फ़ोन में हम देखें कि अगर हम कुछ टाइप कर देते हैं या एक अक्षर टाइप करते हैं तो अगला अक्षर वो पहले बता देता है हमें। ये छोटे छोटे उपयोग है जो AI आधारित उपकरण या मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे जीवन में आ चुका है और हमें पता नहीं है कि ये AI है जी। तो एक ये कि AI कहाँ कहाँ ऑलरेडी हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, और हमारे रिसर्च में इसकी स्थिति क्या है भारत में और पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, और आने वाला जो समय होगा, क्योंकि अगर हम नीति आयोग की बात करें तो उन्होंने 5 या 6 जो क्षेत्र है जिसमें कि AI का भरपूर उपयोग उन्होंने कहा है कि होना है, और उसके लिए जो रिसर्च का जो एक इकोसिस्टम होना चाहिए उसकी शुरुआत हो गई है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो या इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन की हो, वो सब चल रहा है। तो वहाँ क्या काम हो रहा है वो भी हमें पता लगे, और आने वाला समय जो है सिनेरियो हम लें कि मान लीजिए कि हम एक आइडियल सिचुएशन में हो गए जहाँ जिंदगी का हमारा हर पहलू AI से जुड़ गया, तब जो है हमारा समाज कैसा होगा। और इसमें हमने
जो एआई से मिलती जुलती जो परिकल्पनाएं हैं जो हमारे भारतीय साहित्य में कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में लिखी गई हैं, उनको भी बताने की कोशिश की होगी कि जो एक प्रिमिटिव थॉट होगा शायद वो इस तरीके का रहा होगा, और कुछ ऐसी कहानियां जो एआई पे या फिल्में, उनका भी जिक्र जो है इन सब प्रोग्राम में हमने किया है अलग अलग एपिसोड में। ये जो परिकल्पना है किस तरह से आपकी रुचि और आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला सफ़र और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, जिसमें आप स्मार्ट रोबोट्स के बारे में जानेंगे और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। इसी तरह से जो रिएक्शन कोड्स हैं वो क्या है, आपकी जो गाड़ियां हैं, आपकी मन को पढ़ लेने की एक तरह की जो क्षमता है वो क्या है, इस संबंध में भी और बहुत सी आपको दिलचस्प जानकारियां हमारी इन कड़ियों में आगे मिलती रहेंगी। और यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो जिज्ञासा मेरी है, और निस्संदेह हमारे कई श्रोताओं के मन में भी आया होगा कि अक्सर देखिए जब हम सोशल मीडिया पर कोई चीज तलाश करते हैं तो वो हमें उसके विज्ञापन दिखाता है, लेकिन क्या ये एक वहम है या ये एक सच्चाई है कि कई बार जब हम किसी चीज की बात कर रहे होते हैं जिसकी बात हमने कभी की नहीं, उसके भी वो विज्ञापन जो दिखाता है, या कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये मैंने सोचा और मुझे इसके विज्ञापन कैसे आने लगे, तो ये क्या कोई वहम है या ये सच है, बताइए। एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अनुप्रयोग है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम या रिकमेंडर्स जी। और सोशल मीडिया पे उसका जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इवन जिस फ्रेंड की आप पोस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, वही पोस्ट आपको सबसे पहले आएंगी। या जब आप शॉपिंग के लिए किसी पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे सपोज आपने एक आइटम एक्स सर्च किया तो वो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के थ्रू आपको आइटम वाई दिखा देगा। लाइक आपने ब्रेड खरीदा तो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन के अंदर बटर नहीं, ये तो बिल्कुल मैं समझ गया, चूंकि आपने उसे सर्च किया, आपने खरीदा, उसको लाइक किया। लेकिन क्या ये सच है या वहम है कि यदि हम कुछ सोच रहे हैं क्या उसको भी वो पढ़ने की क्षमता में आ गया है? मैं आजकल मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ और उसमें ईजी सिग्नल्स पे मेरा वर्क है और कंप्यूटर विजन को भी मैं यूज कर रहा हूँ। तो उसमें आप नहीं भी बोलेंगे तो भी आपके दिमाग में क्या चल रहा है उन सिग्नल्स को हम ईजी के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। और इवन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसा अनुप्रयोग है एआई का जिसमें आप बिना कुछ हिलाए आपके अंदर की इमोशंस के बेसिस पे यू कैन कंट्रोल द डिवाइसेस। सिंगापुर में हम लोगों का एक विजिट हुआ था, तो उसमें हमें एक लैब में ले गए थे। वो एक हेलमेट जैसा कुछ डिवाइस था, वो सिर पे रखा और बोला आप सोचिए, और जो मैंने सोचा वो स्क्रीन पे अपने आप टाइप हो गया। तो ये जो साइंस है, मतलब कि मशीन जो है आपके दिमाग को पढ़ रही है, इसमें भी क्या एआई का कहीं कनेक्शन है और ये होता किस तरीके से? जी बिल्कुल, उसमें जो आपने हेडगियर जो पहना होगा उसको ईजी डिवाइस बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो वो बेसिकली ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं और जिस टाइप की इमोशंस आपके अंदर चल रही होती हैं, जो इंटेंशंस उठते हैं, वो सब उसमें कैप्चर हो जाता है। फिर उसको एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के थ्रू आप जैसे चाहें, लाइक आपको किसी मशीन को कंट्रोल करना है या कुछ आपको टाइप करना है, उसके बेसिस पे प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं। बट जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, मतलब नेचर ने दो आदमियों को एक जैसा नहीं बनाया है, तो उनके इमोशंस भी अलग होते हैं और सारी चीज़ें अलग होंगी, तो उसको एक जर्नलाइज हम कैसे कर पाएंगे? इमोशंस होती हैं, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि 6 टाइप की जो इमोशंस होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। अच्छा। और जो इमोशंस की जो टोटल वैरायटीज है, जो स्पेक्ट्रम आप उसको बोल सकते हैं, दैट इज अराउंड 150। तो जैसे सैडनेस हो गया, सैडनेस इज अ यूनिवर्सल इमोशन। उसको आप चाहे साउथ अमेरिका में जाइए या इंडिया के अंदर आइए, जो एंगर जो होगा, तो एंगर इंसान एक ही तरीके से करता है, ठीक है। लव को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के अलग तरीके होते हैं, बट कुछ एक्सप्रेशंस जो होते हैं, कुछ जो इमोशंस होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं और उनकी संख्या है 6। तो वो अगर जो आप एंग्री हैं तो वो ईजी सिग्नल्स के थ्रू पता चल जाएगा कि वेदर यू आर इन एंगर और नॉट। उसका एक स्पेक्ट्रम होगा कि आप एंगर हैं लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, एंगर के अंदर है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ईजी सिग्नल्स के थ्रू
अभी हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम जो बेसिक इमोशंस हैं, यूनिवर्सल इमोशंस हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना पर्सन से पूछे। यानी कि वो उसके लिए हमें जितने भी या जो भी रिस्पॉन्स है, यानी जो थ्योरी है उसको कोडिफाई करना पड़ेगा और उसका एक एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा जो एज ए इंटरफेस काम करेगा उस स्टिमुलाई से जो आपके ब्रेन में उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको कन्वर्ट करेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जैसा शर्मा जी ने बताया कि जितने भी हमारे 6 तरीके के जो जनरल इंस्टिंक्ट्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी तैयार की जाती है जिसमें सारे उन आंकड़ों को, उस डेटा को पहले तैयार किया जाता है। तो अब जिस स्थिति में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंचा है और आगे भी पहुंचने की चेष्टा करेगा, उन सब के लिए ज़रूरी है कि ये सब काम मशीन के थ्रू होता है और मशीन को ट्रेन करना बहुत आवश्यक होता है। और मशीन को ट्रेन कैसे करेंगे? मशीन को तभी ट्रेन कर पाएंगे जब उसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा हो। तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि एक चीज़ होती है बिग डेटा। तो ये बिग डेटा वहीं से पनपा है कि किसी भी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करने के लिए मशीन के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी या डेटाबेस उपलब्ध हो। और ये तभी संभव है कि जो इससे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हैं और जो डेटा साइंटिस्ट हैं, दोनों ने मिलकर उस डेटाबेस की संरचना तैयार करी जहां से वो इंफॉर्मेशन को खींच के आप मशीन उसको, जैसा आपने कहा, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स की मदद से प्रोसेस करके आपका काम, जो आपका वांछित जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जो 150 अलग किस्मों के हमारे हाव भाव हैं वो दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी पहले 6 थे, 6 के अंदर सब डेटा में 150 हैं। कल आप देखेंगे उनकी सब क्लासेस के अंदर वो 150 से और विकसित होते चले जाएंगे। और ये एक ऐसा अनवरत प्रयास है जिसका कोई अंत नहीं। जैसे हम कहते हैं वैक्यूम जो है कभी भी वैक्यूम नहीं होता, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करते हैं। ऐसे कोई भी आइडियल सिचुएशन जो है पूर्णतः जीरो या इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच पाती, कहीं ना कहीं उसमें रहता है। तो मैं जो समझ सकता हूं, मैं आपके मन को जो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कि आपका जो अगला प्रश्न है कि क्या ह्यूमन माइंड मशीनों के माइंड से आगे होगा? वाकई बहुत दिलचस्प, और मैं समझता हूँ ये बातचीत आगे बढ़ेगी। हाँ, मुझे लगता है कि ये सवाल बिल्कुल सही है और मैं यही पूछने वाला था कि क्या भविष्य में इतनी स्मार्ट मशीनें होंगी कि वो आदमी की जो इंटेलिजेंस है उससे ऊपर चली जाए? मैं आप दोनों से इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि कुछ भी आइडियल नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है, चाहे वो भले ही 0.1 के 100वें हिस्से में हो, चाहे 1000वें हिस्से में हो। तो मनुष्य कितना भी कंप्यूटर को, मशीन को तैयार कर ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवयव हमेशा बचेगा, क्योंकि जनक तो वो है ही उसी का। और उसके मन में उसके अलावा और क्या है, वो एक 0.1 हिस्से में कहीं ना कहीं बचा रहेगा। तो चाहे वो भले ही 0.1 के हिस्से से रहे, पर वो उससे श्रेष्ठ रहेगा, ऐसा ना सिर्फ मेरा मानना है, पर मेरे ख्याल से अब तक के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो सिद्धांत है कि आइडियलिज्म जो है, जो आइडियल स्टेट है, वो अभी तक अचीवेबल नहीं है। शर्मा जी, आप बताइए कि ब्रेन का जो एनाटॉमी है उसके आधार पे हम सिस्टम्स बना रहे हैं जिसमें कि न्यूरॉन जैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे सिस्टम सब सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। तो अगर डिसीजन मेकिंग में एक मशीन को आ गई तो क्या हम उसको उसी पॉइंट को सिंगुलैरिटी बोलेंगे या उससे भी आगे कुछ जाने की आकांक्षा होती है? या जैसा कि डॉक्टर पारेशर ने कहा कि जनक तो मनुष्य ही रहेगा, शायद हम वो उतना परफेक्शन कभी अचीव नहीं कर पाए। देखिए, जो इंटेलिजेंस की अगर जो बात करें और आज के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसकी जो कंप्यूटेबिलिटी या उसकी कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी की अगर जो हम बात करें तो अभी भी कई दशक लगेंगे उस अवस्था में पहुंचने के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन जो वर्क करता है वो न्यूरल नेटवर्क पे पूरा बेस्ड होता है। उसको भी मिमिक करने के लिए हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए, बट जो हमारा जो पूरा जो कंप्यूटेशन पावर्स है उसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और आज की डेट में जो हमारे पास कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें हम उतने बड़े सिस्टम को चला सकते हैं, तो हम उसके फ्रैक्शन में भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो देश है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, हमारे अगले एपिसोड में आपके खत, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी राय जो हमें मिली, आपके नामोल्लेख सहित लेकर के हम हाजिर होंगे। और
अभी फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि जो हमने बात की अभी तक, हमने इन कार्यक्रमों में बात की थी कि लिखावट की कैसे पहचान है, आवाज की कैसे पहचान है। तो जैसा कि आपने भी अभी कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में आप समझते हैं कि और किन क्षेत्रों में अभी ये काम होना बाकी है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे अभी हमने चर्चा की, हर जीवन के हर क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग हैं। स्मार्ट सिस्टम्स डेटा पे बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए हमको अपना खुद का डेटा होना चाहिए। जैसे चाइना है, तो चाइना का जो विजुअल सर्विलांस सिस्टम है वो आज की डेट में वो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सारे सिटीजन्स का डेटा, जो उनका फेशियल डेटा है वो वहाँ पे है और किसी को वो पकड़ सकते हैं। अभी जो हमारे इंडिया में है, जो डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है और उसको AI सिस्टम्स के अंदर यूज करना और उनके बेसिस पे नए नए अनुप्रयोग विकसित करना, उस दिशा में अभी काम होना है। और वो सिस्टम्स यहाँ पे यूज हो सकें, उनके अंदर बायसेस ना हो जो रियल वर्ल्ड में है, वो एक न्यूट्रल वे में काम करें। लाइक वो जेंडर स्पेसिफिक ना हो जाए, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का उसमें डोमिनेंस ना हो जाए डेटा की वजह से। जी हाँ, क्योंकि वो एक तरह की वो बायस जिसे कहते हैं, पक्षपात एक किस्म का वो रहता है। हाँ, और दोस्तों, आप इसी तरह से जैसा प्यार आपका हमें अभी तक मिलता रहा है, वो हम उम्मीद करते हैं मिलता रहेगा। आप सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम नियमित रूप से आने वाला कल, और हम अपने सभी मेहमानों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे श्रोताओं को ये भी आज इंतजार होगा कि उनके नाम वो कब पढ़े जाएंगे, तो आज के लिए इसको मैं सीक्रेट रखते हुए हमारे सभी श्रोताओं के नाम जो हैं वो हमारे अगले जो इंटरेक्टिव कार्यक्रम होगा उसमें प्रसारित किए जाएंगे। क्योंकि आज हमारे बीच जो दो मेहमान थे, मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति का हमें पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक था कि इस जो नामों की घोषणा की जो कहें की प्रक्रिया है उसको अगले एपिसोड तक के लिए स्थगित हम कर रहे हैं। और अगले एपिसोड की शुरुआती हम सबसे पहले अपने उन दर्शकों के नाम प्रसारित करेंगे जिनका की सिलेक्शन उस प्रक्रिया के तहत हुआ है और वो एक पुरस्कार के पात्र बने हैं। तो श्रोताओं, आप बिल्कुल ये यकीन रखिए, आपके नामों की सूची मेरे सामने है, मैं देख पा रहा हूँ अच्छी तरह से, और आप जो उत्सुकता है उसे बनाए रखिए और फिर जुड़िए हमसे, सुनिए आने वाला कल। और आपका हमारा जो ये रिश्ता है अब ये उस अंतराल के बाद फिर कायम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जारी रहेगा, और आपके खतों का हमें रहेगा इसी तरह इंतजार। और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 नमस्कार। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 14वीं कड़ी सुन रहे थे। आज की कड़ी में आपने सुना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे थे डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर वीरेंद्र त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, श्री चंद्रमणि शर्मा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में शोधकर्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे मुनीश शर्मा। कार्यक्रम से संबंधित आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने विचार हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।